हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसके हैप्पी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर लेकर आए हैं कक्षा 10 का विज्ञान। तो देखिए, कक्षा 10 विज्ञान में अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। इसमें सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें, क्योंकि ये कक्षा 10 का विज्ञान है। इसमें पहले ही चैप्टर से रासायनिक समीकरण मिलना शुरू हो जाता है। दिखाया जाता है कि दो फार्मूले आपस में मिल रहे हैं और एक नया फार्मूला बन रहा है। इसमें बच्चों को समझ नहीं आता कि सर जी ये कैसे हो जाता है। ये इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि आपने कक्षा 9 में यदि ढंग रूप से पढ़ा है तो ये चैप्टर बहुत आसान है, नहीं तो आपके लिए बहुत कठिन है। यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कक्षा 9 का साइंस बुक आप उठा के पढ़ सकते हैं। वहाँ पर तीसरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है, खुद भी समझ सकते हो। चलिए तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में ये जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके क्रिया करके, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके क्रिया करते हैं, उसके फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनता है। चाहे एक पदार्थ बने या एक से अधिक नया पदार्थ बने, तो इसके बीच होने वाली पूरी प्रक्रिया को ही या होने वाली घटना को ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे अगर यहाँ पर A प्लस B आपस में मिल करके बन गए AB, या फिर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने लिया है H प्लस O2, H2 प्लस O2, ये आपस में मिल करके बना रहे हैं H2O। यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग पदार्थ दिया गया है, लेकिन इन दोनों के मिलने से एक नया पदार्थ बन रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के क्रिया करते हैं और बनाते हैं CO2। अर्थात क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों अर्थात यौगिकों को सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जब कोई हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं तो जब हम उसके सूत्र या उसके तत्वों द्वारा हम उसको प्रदर्शित करेंगे और फिर जो बनेगा यौगिक उसको भी हम उसके सूत्र या तत्व जो भी रहेगा प्रदर्शित करेंगे, तो ये जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा तब उस पूरे तैयार हुए सांचे को, अर्थात जैसे सांचा पूरा तैयार होता है उसी प्रकार से जब पूरा ये तैयार हो जाएगा सांचा, तो इसको कहेंगे ही रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे कि अगर मैग्नीशियम, जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर ये मैग्नीशियम तो लिखा है, ऑक्सीजन भी लिखा है। अच्छा, मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु होता है जो रबड़ की तरह होता है। मैग्नीशियम का तार भी आता है। जब उस मैग्नीशियम तार को हम जलाएंगे तो जलने के लिए क्या आवश्यक होता है, ऑक्सीजन गैस आवश्यक होता है। तो जब वही मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलता है या उसको जलाया जाता है
तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि उसका जो राख बनता है, सफेद पाउडर की तरह बनता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब जैसे यहाँ पर हमने तो जान लिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को नहीं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर ये शब्दों के माध्यम से लिखा गया है। किसके माध्यम से लिखा गया है? शब्दों के माध्यम से लिखा गया है। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि जलाना भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। तो अब कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों, अब देखिए मैग्नीशियम एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, दोनों क्या ले रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए भाग ले रहे हैं। और बनने वाले पदार्थ या यौगिक, अब ये जो इनके बाद ये बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है? यौगिक है, को सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसी को संकेत के द्वारा प्रदर्शित, किसके द्वारा प्रदर्शित करना? संकेत। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg प्लस, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O, ऑक्सीजन का संकेत O होता है। अब ये आपस में मिले, आपस में क्रिया किए और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका हो गया। तो इसी प्रकार से समीकरण बनता है। अब इसके अलावा और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे जिंक। अगर हम बात करें जिंक की, यहां पर जैसे है जिंक को अगर हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया कराया जाता है तो ये बनता है जिंक सल्फेट और बनता है हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। और ये हाइड्रोजन गैस है, तो ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गया। यहाँ पर ये हाइड्रोजन ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस मिला। अब देखिए यहां पर जिंक है और हाइड्रोजन सल्फेट है। अब दोनों आपस में क्रिया की, बन गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन गया। अब इसको हम क्या कहें? परिभाषा के अनुसार इसको हम किसके? इनके तत्वों, सूत्रों, यौगिकों को सूत्र या संकेतों द्वारा हम क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। अब जिंक का संकेत क्या होता है? Zn होता है। यहाँ प्लस है तो प्लस। हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। अब ये आपस में क्रिया किए और बन गया जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4 प्लस ये बन गया आपका हाइड्रोजन। तो इसी प्रकार से बनता है रासायनिक समीकरण। एक बार पुनः चर्चा कर रहे हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थ, यौगिकों को सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसी को हम संकेत के माध्यम से दिखा दें, Mg प्लस O आपस में क्रिया करके बन गया MgO बन गया। अर्थात ये जो हमने लिखा है Mg प्लस O क्रिया किया MgO बन गया, यही आपका है रासायनिक समीकरण। यही आपका क्या है? रासायनिक समीकरण है। अब इन रासायनिक समीकरणों का निरूपण कई प्रकार से कर सकते हैं। अर्थात ऐसा हम कहें, रासायनिक समीकरण का निरूपण जो होता है तो इसमें जो तत्व भाग लेते हैं और जो बनता है, तो इसमें भाग लेने वाले तत्व ठोस, द्रव, गैस या
द्रव के रूप में, जलीय विलयन के रूप में होता है। बनने वाला नया पदार्थ ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, जलीय विलयन भी हो सकता है। इन सबको संकेतों के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसको मिटा दें। रासायनिक समीकरणों का निरूपण। निरूपण का मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को पूरा करने की जो विधि है, जो नियम है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये हमने लिख दिया A प्लस B और ये मिल करके बन गया AB। देखिए, जो शुरू में पदार्थ लिए जाते हैं, जो पदार्थ आपस में शुरू में लिए जाते हैं, अर्थात ऐसा कहें कि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले, जैसे यहाँ पर A और B दोनों आपस में मिल रहे हैं, तब जाकर के AB बन रहा है। यानी कि तब ये क्या है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसीलिए कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात A और B, यहाँ पर A और B हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। तो यहाँ पर A और B दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ, ये पदार्थ जो AB बन गया, ये आपका उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। ठीक है। अब ये अभिकारक जो है ये आपका, ठीक है, ठोस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और जलीय विलयन भी हो सकता है। जलीय विलयन भी हो सकता है। ठीक है। अब बनने वाला उत्पाद भी आपका, ठीक है, ठोस, द्रव या गैस या फिर जलीय विलयन हो सकता है। जलीय विलयन हो सकता है। अब ये जो पदार्थ हम शुरू में लेते हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो या जलीय विलयन हो, तो पदार्थ के सूत्र और संकेत को तो हम लिखते ही हैं, लेकिन वो ठोस है या द्रव है या गैस है या जलीय विलयन है, उसका भी हम संकेत उसके नीचे या उसके पास में ही लिखते हैं। तो अच्छा, अब ये अगर ठोस है, ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड। ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड बोलते हैं, इसलिए ठोस को यस से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल लेटर यस से प्रदर्शित करते हैं। और द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं, इसलिए इसको यल से प्रदर्शित करते हैं। गैस को अंग्रेजी में गैस ही बोलते हैं और इसको स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जलीय विलयन को एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं। AQUAS, एक्वस। शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, और इसको AQ, स्मॉल लेटर के AQ से प्रदर्शित करते हैं। और जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इनके अलावा अवक्षेप भी बनते हैं और गैस ऊपर की तरफ निकलता है
गैस ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम पुनः इसको रिवाइज कर देते हैं, इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं फिर से एक बार कि यहाँ पर A प्लस बी आपस में मिल करके क्रिया कर रहे हैं और बन रहा है AB, यानी कि एक प्रकार की रासायनिक क्रिया हो रही है। तो रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक क्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि अभिकारक आपके ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है या फिर जलीय विलीन हो सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला उत्पाद आपका ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलीन हो सकता है। इसके अलावा अवक्षेप भी बनता है और ऊष्मा भी निकलता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसको हम चलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख के दिखा देते हैं। अभिकारक, अभिकारक, ठीक है। उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था। इसके बाद इस चिन्ह का भी प्रयोग होता है और इस चिन्ह का भी प्रयोग होता है और कभी कभी इस चिन्ह का भी प्रयोग देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपको ऊपर की तरफ चिन्ह देखने को मिलेगा और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ भी चिन्ह देखने को मिलेगा। इस तरीके से एक तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, एक तीर नीचे की तरफ जा रहा है। इस तरीके से भी आपको रासायनिक समीकरण में चिन्ह देखने को मिल जाएगा। अभिकारक, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनता है उसको उत्पाद बोला जाता है। अच्छा, भौतिक अवस्था, तो पदार्थ की भौतिक अवस्था आपका ठोस हो सकता है, ठोस यानी कि सॉलिड, यस। द्रव हो सकता है, द्रव यानी कि लिक्विड, यल। इसके अलावा गैस भी हो सकता है, गैस अर्थात स्मॉल जी। इसके अलावा गैस हो सकता है। इसके अलावा आपका जलीय विलयन भी हो सकता है, जलीय विलयन भी हो सकता है, जिसको AQ से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग जान ही चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा वाष्प भी बनता है, वाष्प, वेपोराइज। तो ये V से प्रदर्शित करते हैं, वेपोराइज। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं, वेपोराइजेशन माने होता है वाष्प। ठीक है। अब ये जो चिन्ह है त्रिभुज की तरह या मंदिर की तरह जो दिखाई दे रहा है, चोटी की तरह, ये गर्म का है। ऊष्मा, किसका चिन्ह है? ऊष्मा अर्थात गर्मी का। ऊष्मा या फिर हम ताप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ताप, या फिर
गर्म है। अब ये देखिए, ये जो है आपका अनुत्कर्मणीय, क्या है, अनुत्कर्मणीय, यानी कि जो आप तीर का चिन्ह लगाते हैं ये अनुत्कर्मणीय होता है। और जो ये आधा तीर यानी कि नोक एक तरफ थोड़ा सा निकला रहता है और नीचे भी तीर एक तरफ नोक थोड़ा सा निकला हुआ है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट साइड में, ये उत्कर्मणीय होता है। ये क्या होता है, उत्कर्मणीय होता है। उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय का निशान होता है। और ये जो ऊपर की तरफ है इसका अर्थ यह है कि गैसीय उत्पाद, इसका अर्थ ये क्या होता है, गैसीय उत्पाद होता है। क्या होता है, गैसीय उत्पाद। और जो नीचे की तरफ तीर लगा है इसका मतलब कि ये अवक्षेप, क्या होता है, अवक्षेप। अवक्षेप जैसे पपड़ी उपड़ी जमना या नीचे कुछ बैठ जाना, वही होता है अवक्षेप, अवक्षेप हो जाता है। तो रासायनिक समीकरण का निरूपण, ठीक है, रासायनिक समीकरण का निरूपण पूर्ण रूप से तब होता है जब उसके बारे में हमको पूरी जानकारी होती है। कोई भी रासायनिक समीकरण होता है तो उसको केवल ऐसे लिख करके छोड़ नहीं दिया जाता है, उसके लिए संकेतों द्वारा प्रदर्शित कीजिए कौन सा तत्व या कौन सा पदार्थ उसमें भाग लिया है, वह ठोस है, द्रव है, जलीय विलयन है। अब उनके अभिक्रिया के पश्चात, उनके बीच में होने वाली अभिक्रिया के पश्चात वे ठोस हैं, द्रव हैं कि गैस है, इन सभी को ही संकेत के माध्यम से प्रदर्शित करना, तब जाकर के आपका पूरा रासायनिक समीकरण बनेगा। और जब पूरा रासायनिक समीकरण बन जाएगा तब हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, रासायनिक समीकरण का निरूपण कर दिया, हमने रासायनिक समीकरण पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे कुछ शब्द समीकरण होते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ समीकरण, जैसे शब्द समीकरण होते हैं, अभी आप देख ही चुके हैं। शब्द समीकरण, शब्द समीकरण के बारे में जान लेते हैं। ये शब्द समीकरण क्या होता है, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो उसको संकेत के माध्यम से ना दर्शा करके केवल शब्दों के माध्यम से दर्शाना, उसको संकेतों के माध्यम से ना दर्शा करके केवल शब्दों के माध्यम से दर्शाना ही क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। तो जैसा कि आप लोग अभी पहले ही देख चुके हैं, तो फिर भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पर ऐसे ही ले लेते हैं कोई भी, जैसे अगर हम कहें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके बनाते हैं जल। क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। या फिर यहाँ पर दूसरा लिख सकते हैं कि कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए ये आपका रासायनिक समीकरण ही है। क्या है, रासायनिक समीकरण है, किंतु इसको सूत्रों और संकेतों द्वारा ना प्रदर्शित करके कि केवल किसके माध्यम से लिखा, शब्द के माध्यम से लिखा गया, ठीक है, ये शब्द रूप में लिखा गया। यानी कि इस प्रकार से यदि आपको समीकरण देखने को मिलता है, इसी प्रकार के ही समीकरण को कहा जाता है शब्द समीकरण कहते हैं। आगे सुनने, ठीक है। अगर हाँ ठीक है, शब्द समीकरण कहते हैं। ZnH2SO4
तो आपने देखा शब्द समीकरण किसे कहते हैं, इसको भी बहुत आसान शब्दों में समझ लिए कि शब्दों के द्वारा लिखा गया समीकरण को ही बोलते हैं, शब्द समीकरण बोलते हैं। अब इसके बाद प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा लिखना। अगर इसी को हम प्रतीक या सूत्रों द्वारा लिखते हैं, प्रतीक जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया आपका H प्लस है प्लस, और ऑक्सीजन आपका हो गया O। अब इन दोनों आपस में मिल गए और बन गया जल। यानी कि जो हमने इस प्रकार से H प्लस O तीर का चिन्ह लगा दिया, H2O लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया है, सूत्रों द्वारा या प्रतीकों द्वारा निरूपण। ठीक है, जिसके बारे में पहले से भी जान चुके हैं। तो अब देखते हैं कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। कौन सा समीकरण, कंकाली समीकरण। तो चलिए हम इतना रहने देते हैं, इतना हम रहने देते हैं, या फिर मिटका देते हैं, दिक्कत हो जाएगी। कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण जिसको अंग्रेजी में स्केलेटन, ठीक है, इक्वेशन बोलते हैं। तो कंकाली समीकरण देखिए, कंकाली अर्थात कंकाल, जैसे मानव के शरीर में हड्डियों का जो जाल होता है या किसी भी जानवर का जो हड्डियों का जाल होता है उसी को बोला जाता है कंकाल। तो कंकाल का मतलब ये हो गया कि वो अलग हो गया सभी से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो रासायनिक समीकरण है वो अधूरा है। जैसे कंकाल जब तक ये पूरा कंकाल जो है अगर पूरा शरीर कंप्लीट नहीं है तो केवल हड्डियों का ढांचा ही है, तो इसलिए कंकाल कहा जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो रासायनिक समीकरण है वो स्पष्ट रूप सही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं सही होता है, और कुछ बच्चे जान भी नहीं पाते कि ये सही है कि नहीं सही है। तो चलिए यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन H2O2 आपस में क्रिया करके बन गए H2O बन गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो समीकरण है, ये जो हमारा समीकरण है ये कंकाली समीकरण ही है। कौन सा समीकरण है, कंकाली समीकरण है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कंकाली समीकरण है, तो दोनों तरफ यानी कि जिस तरफ पदार्थों ने भाग लिया है अर्थात अभिकारक, और जिस तरफ उत्पाद हमको मिल रहा है उस तरफ दोनों ओर के तत्वों को हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बार है, यानी कि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी है। तो ये जो ऑक्सीजन की कमी है तो इसी से ये पता चलता है ये क्या है, अधूरा है, पूरा नहीं है, और इस प्रकार के ही समीकरण को कहते हैं कंकाली समीकरण कहते हैं। अब कंकाली समीकरण तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब कंकाली समीकरण के बाद आता है संतुलित समीकरण। क्या आता है, संतुलित समीकरण, संतुलित है समीकरण, ठीक है। अब संतुलित समीकरण यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। अब संतुलित समीकरण, इसी समीकरण को यहाँ पर संतुलित कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि H2 क्यों लिखे हैं, O2 क्यों लिखे हैं। देखिए H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु होते हैं। कितने परमाणु अणु होते हैं, द्विपरमाणु, यानी कि 2 परमाणु से मिलकर के एक अणु का निर्माण होता है, इसलिए इनको द्विपरमाणु अणु कहा जाता है। और ये हमेशा ये H2O2 के रूप में ही लिखा जाता है, ये अकेले कभी नहीं रहते हैं। अब ये देखिए आपस में मिल करके बना था H2O, क्या बना था, H2O बना था। तो ये जो कंकाली समीकरण है तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया, यानी कि कंकाली समीकरण है। अब उसी को हम पूरा कर दें, जो अधूरा है उसको क्या कर दें, पूरा कर दें, दोनों तरफ बराबर कर दें, तो हमारा हो जाएगा संतुलित समीकरण। यहाँ पर 2 बार हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बार हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 1 बार ऑक्सीजन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो बहुत से लोग बच्चे होते हैं जैसे H2O2 यहाँ पर लगाने से ये गलत हो जाएगा, या फिर H2 2 O कर दें, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। या फिर H2O2 ऐसे कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, चलिए अभी हम आपको बताते हैं, पहले संतुलित करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2 कर दिया। अब 2 करने, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको इस तरीके से गिनते हैं कि इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर 2 गुणे h गुणे 2, ठीक है। यानी कि इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, और इसके बीच में जो संख्या उसी को मान लिया जाएगा 4 बार। यानी कि 2 का गुणा 2 से किए 2 4 हो गया। अब इस 4 के बीच में क्या है, आपका हाइड्रोजन है, अर्थात यहाँ पर जो हाइड्रोजन है आपका कितना बार है, 4 बार है। अब इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से अब इस 2 का गुणा इस O से करेंगे। O अकेले है, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो 2 1 में 2, ये इसलिए O कितना बार है आपका, 1 बार है। नहीं, यहाँ पर O कितना बार हो जाएगा, 2 से गुणा हो रहा है, 2 बार हो जाएगा। अब इधर भी वही देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 बार हो गया है, यहाँ तो 2 ये बार है। अगर हम यहाँ पर यहाँ से 2 को हटा दें और यहाँ कर दें 4, तो आपका 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर वैसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन आपका 4 बार है और ऑक्सीजन आपका 2 बार है। तो अब ये जो समीकरण है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो ये कॉम्बिनेशन का समीकरण जो बना है, ये आपका अब संतुलित समीकरण है। कहीं कहीं पर आपको ऐसे 4H लिखा मिल जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2H2 भी लिख सकते हो, आपका ये भी सही हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करना, दोनों तरफ उपस्थित तत्वों की संख्या को बराबर करना, यानी अभिकारकों के तरफ, यानी कि जो पदार्थ लिए गए अभिकारक हैं, अभिकारक में उपस्थित तत्वों की संख्या, ठीक है, और बनने वाले उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या क्या करना, हमको बराबर करना है। लेकिन यहाँ पर बराबर करते समय भी प्लस माइनस का ध्यान रखा जाता है, कितना प्लस चार्ज है कितना माइनस चार्ज है। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन का 1 प्लस होता है, यानी कि 4 हाइड्रोजन का आपका हो जाएगा 4 प्लस। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 बार ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इधर भी +4 -4, यहाँ पर भी हो जाएगा +4 और क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलिए, अभी हमने आपसे कहा था कि यदि इसको इस तरीके से बैलेंस करें, इस तरीके से करें, इस तरीके से करेंगे तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बार है तो इसका 2 प्लस होगा, ऑक्सीजन 2 बार हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑक्सीजन का हो जाएगा -4। जो यहाँ से जितना प्लस होना चाहिए उतना ही माइनस होना चाहिए, तब जा करके आपका संतुलित रहता है, उदासीन रहता है, ठीक है। तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी अगले पार्ट में हम वीडियो लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अभी वीडियो फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बोलने में, लिखने में, या लाइटिंग की दिक्कत हो रही है, लेकिन आप निरंतर बने रहिएगा हमारे साथ। आने वाले समय में सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आपको बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान अर्थात भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान पे भी वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसको आप देखते रहिएगा और अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।